4 फरवरी 2019 दिन बुधवार गांव के ही पास के सटे हुए एक जंगल से एक व्यक्ति गुजरता है और जंगल से गुजरते हुए कुछ देखता है तो वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि यहाँ झाड़ियों में एक कटा हुआ पैर पड़ा हुआ है और उस पैर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी 12-13 साल के बच्चे का हो। अब ये खबर सुनते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है और मौके पर पहुंच जाती है। उस कटे हुए पैर को जब्त कर लेते हैं। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि ये पैर पास के ही गांव में रहने वाले मंगेश पाटिल का है, जिसकी उम्र 12 साल और ये पिछले 2 दिनों से गायब। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उस 12 वर्षीय मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किसने दिखाई और क्यों? इसके चलते पूरे गांव में अब दहशत का माहौल बन चुका था और इस कारण कई माएं अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने तक को मना करने लगी थी, क्योंकि अभी तक गांव के सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। और पूरे गांव वाले तथा मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें फटी तब रह जाती हैं जब इसके पीछे की सच्चाई निकलकर बाहर आती। और यह केस 2019 में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा था। और एक और बात, इस केस में हमें सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा भी भरपूर देखने को मिलता है। तो फिर आओ शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया को डराने वाली ये कहानी। शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव चहाड़ी गांव से, जहां पर एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार रहता था और इस परिवार में 4 लोग थे। गणेश पाटिल, उसकी मां गीताबाई और उसके पिता दग्धू पाटिल और उसकी एक बहन आपदा पाटिल। यानी कि गणेश पाटिल के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते चले आ रहे थे। और आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि उसके जो करीबी कुछ रिश्तेदार होते हैं वह उन्हीं के साथ उनके गाँव में रह रहे होते हैं। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन होता है, जिसके चलते मंगेश पाटिल के स्कूल से हाफ डे छुट्टी हो जाती है और वो हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर के अपनी मां से कहता है कि मैं शौच क्रिया के लिए बाहर जा रहा हूं। अब बाहर इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात एरिया में आज भी काफी सारे लोग शौच क्रिया करने के लिए बाहर ही जाते हैं और इसीलिए मंगेश शौच करने बाहर चला जाता है और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो वापस आएगा तो खाना पीना खाएगा, क्योंकि स्कूल से भी वो लौटा ही था। लेकिन उसकी माँ की इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती हैं। जब काफी समय बीत जाता है, फिलहाल उसकी माँ को ये लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने लग गया होगा, शाम तक तो लौट ही आएगा। फिर इंतजार करते करते शाम हो जाती है। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके वापस घर लौट आते हैं। इधर सूर्य भी अस्त हो जाता है, रात होना शुरू हो जाती। पर अफसोस, मंगेश पाटिल अभी तक घर नहीं लौटा था। फिर मंगेश की मां ने सारी बात उसके पिता यानी अपने पति को बताते हुए कहा कि अभी तक मंगेश घर नहीं लौटा है, जिसके बाद दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को मंगेश के बारे में पता ही नहीं चलता है, जिसके चलते अब पूरा गांव चिंता में डूबता जा रहा था। इधर छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी हो चुका है। अब 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। वो पहले पास के ही लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक ही देखा गया था। अब ये सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान थी कि आखिर एक 12 साल का लड़का जा कहां सकता है, क्योंकि अगर ये 16 या 18 साल की उम्र का होता तो उसे दूसरे एंगल यानी लव एंगल से भी देखा जा सकता था, या वो किसी के साथ कहीं भाग गया हो, पर ऐसा संभव नहीं था। और ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात बीत जाती। फिर शुरू होता है अगला दिन यानी 4 फरवरी का सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अब उसी के गांव में रह रहे उसके जो रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो ढांढस बंधाते हैं कि मंगेश जल्द ही मिल जाएगा। और वहीं दूसरी ओर पूरा गांव भी मंगेश को लेकर चिंतित था, क्योंकि मंगेश एक बहुत ही प्यारा और धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। हर गांव में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में, भजन कीर्तन में वो भाग लिया करता था। अभी 4 फरवरी का दिन शुरू ही हुआ था कि गांव के पास के एक छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक पैर झांक रहा है, और जब पैर के पास
वो व्यक्ति जाकर देखता है तो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक राइट साइड का पैर होता है, यानी कि पूरी बॉडी नहीं होती। और उस पैर को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वो किसी 12-13 साल के लड़के का है। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ कि कहीं यह पैर मंगेश का तो नहीं है। इसके बाद जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी जल्दी से उस मौके पर पहुंच जाती है, और जब ये खबर मंगेश के घर वालों को मिलती है तो घर वालों की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहता है, क्योंकि इससे पहले उसको ये लग रहा था आज अगर मंगेश नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल मंगेश मिल जाएगा, और वो जब ये खबर सुनती हैं तो उनकी वो भी उम्मीद टूट जाती। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही है, क्योंकि अभी कोई पुख्ता सबूत तो मिले नहीं थे। लोगों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि वो पैर किसी और का भी हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल पुलिस वालों का दिमाग थोड़ा सा घूमता ही है कि अगर यहाँ पर एक पैर मौजूद है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी यहीं पर कहीं जरूर होंगे। इसलिए पुलिस की बाकी की टीम वहाँ पर छानबीन में लग जाती, और इस दौरान पुलिस टीम को वहाँ पर बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि उन बॉडी पार्ट्स में सर नहीं होता है और उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी अब मंगेश के फैमिली वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है, और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के कुछ निशान देखकर मंगेश के घर वाले ये तो कंफर्म कर देते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा मंगेश ही है। अब यहाँ पर यह तो फिलहाल क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, इसलिए अब मंगेश की तलाश खत्म हो जाती, और यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन में, जिस हालत में मंगेश मिला था, उसे देख करके यही साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू तंत्र मंत्र करने वाला ही है, क्योंकि इस बात पर और जोर इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि उसी समय के अंतराल में पूरे 27 साल बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर, और यह समय माना जाता है कि बहुत ही बेहतर होता है उन लोगों के लिए जो तंत्र मंत्र आत्माओं को समर्पित करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। अब जिसे देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, यही जानकारी करना चाहता है। मैं इस बात को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है, हालांकि उस समय के दौरान लोगों का यही मानना था जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंगेश बहुत ही सीधा साधा, सरल और भक्ति भाव रखने वाला एक बच्चा था। अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से देखें कि मंगेश को इसलिए किडनैप कर लिया हो कि वो फिरौती की रकम वसूली जा सके, जबकि मंगेश का परिवार तो बहुत ही गरीब था, इसलिए यह भी संभावना नहीं थी, और न ही मंगेश के परिवार वालों को किसी से कोई दुश्मनी भी थी कि जो इस घटना को अंजाम दे। फिलहाल कोई भी एंगल पुलिस को भी नहीं नजर आ रहा था, इसलिए गांव वाले अब इसको तंत्र मंत्र और जादू टोना से ही जोड़कर देख रहे थे। और वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे थे, पूरी मेहनत से तहकीकात में जुटे हुए थे, पर अफसोस पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और ना ही उनके हाथ अभी तक कुछ ऐसा सबूत ही लगा था कि वो इस केस को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन किस्मत से उस गांव में एक शॉप थी और उस शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उसी शॉप के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो पुलिस ये सोचती है कि एक बार वहां पहुंचने से पहले इस कैमरे को भी खंगाल लेते हैं, इसकी फुटेज भी देख ली। क्योंकि पुलिस ने इसके पूर्व खोजी कुत्ते का सहारा भी लिया था, यानी कि वो अपने ट्रेन डॉग को लेकर उस घटना स्थल पर गए और उसे वहां पर आसपास का एरिया सुंघाकर खुला छोड़ दिया गया, लेकिन वो खोजी कुत्ता भागते भागते विक्टिम यानी मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर एक बार फिर से उसी प्रक्रिया को खोजी कुत्ते के साथ दोहराया, लेकिन खोजी कुत्ता दूसरी बार की प्रक्रिया में भी मंगेश के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक पुलिस वालों को भी फिलहाल नहीं समझ में आ रहा था कि ये कुत्ता क्या बताना चाह रहा है, कि यह विक्टिम का घर है। अब 2 फरवरी के दिन की सारी फुटेज पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे से कलेक्ट कर लेती है और आराम से देखना शुरू कर, क्योंकि पुलिस को ये उम्मीद हल्की फुल्की लग रही थी कि शायद कुछ मिल जाए, और होता भी कुछ ऐसा है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी जो लगभग 2 घंटे से उस एरिया में आसपास भीख मांगते हुए
नजर आता है। लेकिन उस भिखारी के साथ खास बात यह होती है कि उसकी जो पोटली होती है काफी वजनदार और अजीब दिखाई पड़ रही हो। ये देखकर पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो उस पोटली में ही मंगेश हो सकता है। क्योंकि भिखारी का चेहरा साफ साफ फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक अच्छे आर्टिस्ट की मदद से उस चेहरे को बनवा लिया और पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसको काफी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। और अब ये सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता कि जिससे वह इस केस को सॉल्व कर सके। फिर पुलिस वालों की आपस में बैठकर मीटिंग होती है, किस तरह से इस केस को सॉल्व किया जाए। और उस मीटिंग में केस पर काफी विचार रखे जाते हैं और मीटिंग में ये निकल के आता है कि जांच में हमसे कहीं ना कुछ ऐसा पहलू छूट रहा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। और इस मीटिंग का रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो कुत्ता यानी सर्च डॉग था और उसने हर बार जो इंडिकेट किया था कि वो मंगेश के घर के बाहर ही जाकर खड़ा हो जाता था। यहीं पर पुलिस वालों का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। अब पुलिस सोचती है कि हमने आसपास सब कुछ तो खंगाल लिया, लेकिन उसके घर और उसके आसपास तो कुछ देखा ही नहीं। अब पुलिस मंगेश के घर की तलाशी लेती और आसपास जांच करने जाती है, पर अफसोस यहाँ पर भी उसको निराशा ही हाथ लगती है। फिर पुलिस वालों ने सोचा अब उनके घर के मेंबरों की जांच करी जाए, उनके बारे में पता किया जाए कि आखिर इस घर के लोग क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कौन इनके घर पर आता जाता है। फिर इसी से संबंधित सवाल कुछ गांव वालों से किए जाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कब कहाँ रहते हैं, कौन इनसे मिलने आता है। यानी पुलिस मंगेश के घर वालों के विषय में काफी डिटेल खंगालना शुरू कर। उसी पूछताछ के दौरान एक शख्स का नाम आता है कि यहाँ एक शख्स है जो मंगेश के घर पर लगातार आया जाया कर, और उस शख्स का नाम होता है समाधान। अब समाधान पाटिल, जिसके बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस ने बिना किसी देरी के समाधान पाटिल को थाने बुलवा लिया। अब पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिर तुम्हारा मंगेश के घर पर लगातार आना जाना क्यों बना रहता था, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे। तो फिर समाधान जवाब में बताता है कि भाई वो तो मेरे सगे मामा मामी हैं, तो मैं उनके घर भी नहीं जा सकता क्या। अब एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा हासिल होती है, लेकिन फिर भी वो समाधान पाटिल पर नजर रखे हुए, और नजर रखने के बाद एक बात तो पुलिस को क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर पर तभी जाता है जब उसका मामा घर से बाहर होता है और उनके दोनों बच्चे स्कूल। और समाधान की ये हरकत कुछ सवाल खड़े कर रही थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता। तो इसी शक की बुनियाद पर ही पुलिस उसे उठा लेती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, और इसके साथ ही उस पूछताछ में पुलिस हवा में एक तीर छोड़ देती है, लेकिन पुलिस के द्वारा छोड़ा गया हवा में तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगता है। जब पुलिस समाधान पाटिल से कहती है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया है, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने क्यों मारा है, अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से सच उगल दो। और ये सब बातें सुनकर के समाधान पाटिल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर के आप सभी सन्न रह जाएंगे। समाधान पाटिल ने जो एक खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल, और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की माँ गीताबाई। आपको सुन करके थोड़ा शौक लग रहा होगा, शायद आप लोगों में से किसी ने गेस किया हो कि उसकी माँ भी इसमें शामिल हो सकती है। इसके बाद वो आगे बताता है कि सर, पहले मैं आया जाया करता था। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि उनके जो रिलेटिव होते हैं उसी गांव में रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान में इस बात को रखते हैं कि उस गांव में उनका जो भांजा था वो भी रहता था और उसका घर में आना जाना लगा रहता था, और ये नॉर्मल बात थी। फिर जब उसको पता चला कि जब उसके मामा घर से चले जाते हैं तो ज्यादातर घर पर मामी ही अकेले रहती, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, उसका आना जाना ऐसे ही
लगा रहा और धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से भांजा और गीता मामी कब इन रिश्तों को भूलकर इतने करीब आ जाते हैं कि वो अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एक दिन अचानक से समाधान अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में ये सारी बातें बता देता है कि वो अपने मामी के घर पर जाता है और अकेली मामी के साथ कैसे मौज उड़ाता है। उसने इन सब बातों को इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कि सामने सुनने वाला उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल के अंदर भी यह इच्छा जाग उठती है, उसका मन मचल उठता है समाधान की मामी के साथ वही सब कुछ करने का जैसा उसका दोस्त करता है। और वो अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहता है कि यार मेरा भी कोई जुगाड़ करवा दो। फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है कि हम दोनों मिल करके करेंगे, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मामी एग्री हो गई। इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल भी अब गीता बाई के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। कभी कभी दोनों साथ में जाते तो कभी कभी अलग अलग, और ये सब कुछ बड़े लंबे समय तक चलता रहा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं, यहाँ तक कि गीता के हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। और लंबे समय के बाद जब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार का दिन होने के नाते मंगेश पाटिल जो स्कूल गया हुआ था उसकी हाफ डे की छुट्टी हो जाती और वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो अपनी माँ को टॉयलेट जाने की बात बोलकर चला जाता है और इधर पीछे से राजेंद्र पाटिल गीता के घर पर आता है। और अब राजेंद्र पाटिल जब घर पर आता है तो वो गीता के साथ जैसा रोज करता था वैसा ही करना शुरू करता है। और इस बीच गीता भी ये भूल गई होती है कि समाधान पाटिल का यह दोस्त है और घर में कुंडी नहीं लगी हुई है, और उसका लड़का मंगेश उसे ये बोलकर गया है कि मैं लौट कर आ जाऊंगा। अब गीता का जो कार्यक्रम है रोज की तरह था वो शुरू हो जाता है। इधर बेटा मंगेश पाटिल हाफ डे में आ चुका था और वो टॉयलेट करने बाहर गया। वो कभी भी घर पर आ सकता था और गीता ने दरवाजा भी नहीं बंद किया था कुंडी लगाकर, बस ऐसे ही दरवाजे को दोनों किवाड़े अड़ाकर बंद कर दिए और वो अपने कार्यक्रम में लग चुकी थी। इधर मंगेश पाटिल टॉयलेट करके घर पर आता है और दरवाजे को बाहर से खोलता है, और दरवाजों के खोलने के बाद वो घर के अंदर जो नजारा देखता है आप समझ सकते हैं कि बेचारा वह कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही हड़बड़ाहट में आकर राजेंद्र पाटिल ने पास में रखी एक लाठी उठा करके उसके सर पर दे मारी और मंगेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगेश पाटिल बेचारा एक ही बार में खत्म हो चुका था। अब मंगेश के साथ ऐसा करने के बाद थोड़ी देर तो माँ गीता को लगता है कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर वो अपने भांजे समाधान पाटिल को बुलाती है। वो भी वहाँ पर आ जाता है और उसे सारी बातें बताकर अपने प्लान में शामिल कर लेती है कि आखिरकार अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और जब रात काफी हो जाती है, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि सर्दियों का माहौल था, और जब आसपास लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं तो वो दोनों आते हैं और साथ में उसकी माँ भी मिल करके उस लड़के की बॉडी को उठाते हैं और एक तेज धार हथियार से उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं जंगल में फेंक देते हैं। अब इस कहानी को जानने के बाद हर एक इंसान सन्न रह गया कि यह वही औरत है या वही माँ है जो कुछ दिन पहले अपने बच्चे के खोने पर इतना रो रही, इतनी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि वह तो एक्टिंग ही थी, पर दोस्तों ये कलयुग चल रहा है और इसलिए आपको यहाँ पर सुनने को तो मिलता ही रहेगा। इसलिए न तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही ज्यादा इमोशनल होने। अब आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर आपको मेरा सोशल अवेयरनेस वाला ये काम कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।